यह किस्सा 2012 से 2016 के बीच का है। उस समय मेरी उम्र 29 साल थी। मैं दिल्ली के एक बड़े अस्पताल के प्रसूति कक्ष लेबर रूम में सफाई का काम करती थी, पर किसी को यह आभास भी नहीं था कि वही कूड़ा उठाकर मैं लाखों रुपए बना लेती थी। यह सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि डिलीवरी के वक्त डॉक्टर और नर्सें किन किन चीज़ों को कचरे में फेंक देती हैं। एक ऐसी चीज़ जिसे दुनिया कहीं कहीं सोने के दाम भी खरीदने को तैयार रहती है। मेरा नाम आरती है। बचपन से मेरे हिस्से में सिर्फ तंगी और बदहाली आई। मेरे पिता दिहाड़ी मजदूर थे, जिंदगी भर मेहनत करते रहे, मगर 2 वक्त का खाना भी कई बार पूरा नहीं पड़ता था। मैं उनकी इकलौती बेटी और मेरे 2 छोटे भाई थे। जब पिताजी की सेहत गिरनी शुरू हुई, घर का चूल्हा ठंडा पड़ने लगा। उनकी खांसी बढ़ती गई, शरीर जवाब देने लगा और एक दिन उन्होंने काम पर जाना छोड़ दिया। तब मेरी माँ ने हिम्मत करके उसी प्राइवेट अस्पताल में सफाई का काम पकड़ लिया। यही वही अस्पताल था जिसमें आगे चलकर मैं भी लगी। माँ की मामूली तनख्वाह से हमारा टूटा फूटा घर किसी तरह चलने लगा, पर जिंदगी के थपेड़े रुके नहीं। पिताजी बीमारी से जूझते जूझते चल बसे। माँ अकेली पड़ गईं और दूर के रिश्ते में तय रिश्ते के मुताबिक मेरा विवाह विक्रम से कर दिया गया। मेरी उम्र तब 21 की थी और विक्रम 25 का। माँ को पता नहीं था कि विक्रम को नशे की आदत लग चुकी है। शादी के बाद सच सामने आया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। माँ खुद भी शुगर की मरीज़ थीं, तबीयत अक्सर बिगड़ती रहती। मेरे 2 बच्चे हो गए, एक बेटा और एक बेटी। उस वक्त वे लगभग 9 और 7 वर्ष के थे। विक्रम कोई ढंग का काम नहीं करता था, तो घर का पूरा बोझ मेरे कंधों पर आ पड़ा। एक दिन माँ का शुगर लेवल खतरनाक तौर पर नीचे चला गया। मैं उनका हाथ दबाते हुए बोली, अम्मा अब आप आराम कीजिए, आपकी जगह मैं अस्पताल जाऊंगी। माँ की आंखें भर आईं, बेटी मैं तुझे कुछ दे नहीं सकी, ठीक से पढ़ा भी नहीं पाई, बस ये गरीबी दी। मैंने उनका हाथ थाम कर कहा, काम छोटा बड़ा नहीं होता अम्मा, और विक्रम जैसा भी है निभाना तो है ही, घर की इज्जत भी रखनी है। किस्मत ने वहीं ला खड़ा किया जहाँ कभी मेरी माँ खड़ी थी। मैं उसी अस्पताल में उसी वर्दी में माँ की जगह सफाई का काम करने लगी। माँ ने ईमानदारी और मेहनत से वहाँ अपनी पहचान बनाई थी, जिसका लाभ मुझे मिला, मगर घर की गरीबी ज्यों की त्यों। पति का नशा, दवाओं का खर्च और बच्चों की ज़रूरतें मेरी कमर तोड़ देती। तनख्वाह महीने के पहले 10 दिनों में ही ख़त्म हो जाती। मेरी ड्यूटी ज़्यादातर लेबर रूम में रहती। फर्श पर झाड़ू पोछा, गंदगी साफ़ करना, दवाओं और डिसइंफेक्टेंट का स्प्रे सब मेरी जिम्मेदारी। हर रोज़ खून, दवाओं और केमिकल की मिली जुली गंध नथुनों में बस जाती। अपने ही शरीर से वही बदबू आने लगती। लेबर रूम अजीब जगह है। किसी नवजात की पहली रोने की आवाज़, किसी माँ की चीख, एक तरफ खुशियों की धमक, दूसरी तरफ उम्मीदों का टूटना। मुबारक हो, बेटा हुआ है या बिटिया हुई है, मैं अक्सर यह संदेश देने दौड़ जाती। कई बार कोई रिश्तेदार मुस्कुराकर 500 का नोट मेरी हथेली में रख देता। वह मेरी नज़र में किसी खजाने से कम नहीं होता। मैं खुशखबरी देने में आगे रहती कि शायद थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मिल जाए, लेकिन वह ऊँट के मुंह में जीरा ही था। घर लौटते ही बच्चों की फरमाइशें, माँ पड़ोस के अमित के नए जूते आए हैं, मेरे तो फट गए, या माँ स्कूल में सब जूस पीते हैं, मुझे भी चाहिए। उनके शब्द तीर की तरह चुभते। मेरी पूरी कमाई माँ की दवाइयों और विक्रम के नशे में चली जाती। बच्चों की इच्छाएं आधी अधूरी ही रह जाती। रात को छत निहारते निहारते सोचती, क्या ज़िंदगी ऐसे ही सफाई करते करते निकल जाएगी? क्या यह गरीबी कभी ख़त्म होगी? फिर एक दिन किस्मत ने करवट बदली ऐसी कि जिसने मुझे फर्श से उठाकर आसमान पर पहुंचा दिया, और जिसकी कीमत मुझे ज़िंदगी भर चुकानी पड़ी। 2014 की एक सर्द शाम एक चमचमाती काली गाड़ी मेरे घर के सामने आकर रुकी। गली के बच्चे खेल छोड़कर उसे देखने लगे। हमारी गली में इतनी बड़ी साफ़ सुथरी गाड़ी पहले कभी नहीं आई थी। मैं दरवाजे पर खड़ी हतप्रभ थी हमारे सामने। यह गाड़ी क्यों? उसमें से पेंट कोट पहना सुथरा सा एक आदमी उतरा। उसके पॉलिश के जूते गली की मिट्टी में भी चमक रहे थे। उसने एक नज़र मेरे घर पर, फिर मुझ पर डालते हुए धीमे सधे स्वर में पूछा, आप आरती हैं? मैं सहम गई। जी हाँ, मैं ही आरती हूँ। कोई काम? उसने पूछा। आप दिल्ली के उस बड़े अस्पताल में लेबर रूम में सफाई का काम करती हैं? मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई उसे। मेरे काम की जगह का कैसे पता? मैंने सिर हिलाया।
जी करती हूँ। कोई परेशानी हुई क्या? मैं डर रही थी कि कहीं अस्पताल से कोई शिकायत ना हो। वह मुस्कुराया। परेशानी नहीं, बल्कि अब आपके सारे मसले ख़त्म होने वाले हैं। मैं चौंकी। अगर अस्पताल का काम होता तो वहीं बुला लेते, घर आने की क्या ज़रूरत? मैंने उसे शक से देखा। वह बोला, मैं अंदर आ सकता हूँ, बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने झिझकते हुए उसे अंदर बिठाया। मेरा छोटा सा घर, टूटी दीवारें उसके महंगे कपड़ों के सामने जैसे शर्मिंदा लग रहे थे। पुरानी कुर्सी उसका भार लेते ही चरमराई। मैंने साहस करके कहा, देखिए, मैं अजनबियों से बात नहीं करती, लेकिन आपने मेरे अस्पताल का नाम लिया। मैं वहाँ 5 साल से हूँ और मुझसे पहले मेरी माँ 15 साल तक वहीं रहीं। ये सुनते ही उसकी आंखों में चमक आई। मतलब आप अस्पताल के अंदर की बहुत सी बातें जानती होंगी, खासकर लेबर रूम की। मैंने कहा, जानती तो हूँ, पर यहाँ सब ईमानदारी से काम करते हैं, कोई गलत चीज़ नहीं होती। वह थोड़ा झुका। बस उनके इसी अच्छेपन का थोड़ा सा फ़ायदा उठाना है, जिससे तुम्हें इतना पैसा मिलेगा कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। मैं अचकचाई, कौन सा फ़ायदा? वह मुस्कुराया। तुम्हें रोज़ कचरा उठाना होता है ना? उसी कचरे में तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें कुछ दिनों में करोड़ों तक पहुंचा सकती है। उसका जुमला मेरे सिर पर हथौड़े की तरह लगा। कचरे से करोड़पति? एक पल को लगा या तो वह पागल है या मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहा है। मैं तमतमाई, हम गरीब हैं, कूड़ा उठाते हैं, मगर हमारी ज़िंदगी का मजाक मत उड़ाओ, निकलो यहाँ से। वह रत्ती भर भी नाराज़ न हुआ। हल्का सा मुस्कुराया। आरती जी, जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वह शायद आपके अस्पताल के कई बड़े डॉक्टरों को भी न पता हो। यह हिंदुस्तान है और यहाँ बहुत सी चीज़ों का असली मूल्य लोगों को समझ ही नहीं आता। ख़ास तौर पर वह चीज़ जो बच्चे के जन्म के बाद औरत के शरीर से निकलकर कूड़े में फेंक दी जाती है, जिससे लाखों कमाए जा सकते हैं। उसके लहजे ने मेरे गुस्से को जिज्ञासा में बदल दिया। कौन सी चीज़? वह बोला, सब अभी नहीं, कल से जब भी कोई डिलीवरी हो, तुम कूड़े में से वह चीज़ अलग निकालकर एक साफ थैली में रख लेना। मैंने बेसब्री में पूछा, पर है क्या वह? उसने जेब से एक मुड़ी टुड़ी पर्ची निकाली और मेरी तरफ बढ़ा दी। इस पर लिखा है, ध्यान से पढ़ लेना, कल से काम शुरू, मैं तुमसे खुद संपर्क करूँगा। इतना कहकर वह उठ गया। उसकी काली गाड़ी तब तक गली के मोड़ से गायब हो चुकी थी। मैंने कांपते हाथों से पर्ची खोली। उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, एक मेडिकल शब्द, जिसे कभी कभार नर्सों की ज़ुबान से सुना था, पर अर्थ नहीं जानती थी। प्लेसेंटा। मैं उस शब्द को बार बार पढ़ती रही। समझ नहीं आ रहा था कि जिसे इस्तेमाल की हुई रुई पट्टी के साथ फेंक दिया जाता है, वह कैसे कीमती हो सकता है। दिल कह रहा था धोखा है, दिमाग कह रहा था अगर इसमें ज़रा भी सच्चाई है तो मेरी किस्मत बदल सकती है। लालच और डर की लड़ाई छिड़ गई, जिसका फैसला लेबर रूम में होना था। रात भर नींद नहीं आई। वह आदमी, उसका आत्मविश्वास, करोड़पति बनने की बात, सब किसी खौफनाक खूबसूरत ख्वाब की तरह था। बच्चों के भूखे चेहरे और माँ की बीमारी मुझे उस रास्ते पर धकेल रहे थे। मैं उठी, कोने में सोते अपने बच्चों को देखा। चांदनी उनके मासूम चेहरों पर थी, फटे कपड़े, कमज़ोर जिस्म। मेरे अंदर दर्द उठा। नहीं, मैं तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी, मैंने खुद से कहा। अगर उसी कचरे में किस्मत का सोना छिपा है तो मैं उसे निकालूंगी। डर गायब सा हो गया। उसकी जगह एक अजीब सी हिम्मत आ गई। सुबह अस्पताल के लिए तैयार होते वक्त दिल पहले से तेज़ धड़क रहा था। मैंने अपने काम वाले बैग में एक अतिरिक्त साफ थैला छिपा लिया। हाथ कांप रहे थे, मगर इरादा पक्का था। अस्पताल पहुंची, वही गलियारे, वही लोग, वही गंध। लेकिन आज सब कुछ अलग लगता था, जैसे हर चेहरा मुझे शक से देख रहा हो। आरती, आज बड़ी चुप हो, तबीयत ठीक है? सिस्टर रश्मि पुरानी, सख्त मिजाज नर्स ने गुजरते गुजरते पूछा। जी ठीक हूँ, बस नींद कम हुई, मैंने कहा। वह बोली, काम पर ध्यान दो। आज सुबह सुबह 3 डिलीवरी केस आए हैं। लेबर रूम एकदम साफ चाहिए। 3 केस यानी 3 मौके। मैं झाड़ू पोछा लेकर लेबर रूम की तरफ बढ़ी। सफाई करती, मगर ध्यान अंदर की आवाज़ों पर था। बार बार शीशे से झांकती। पहली डिलीवरी पूरी हुई। नर्सों ने बच्चे को साफ किया, वार्मर में रखा और घरवालों को खुशखबरी दी। मुबारक हो, बिटिया हुई है। बच्चे के पिता ने खुशी में 500 का नोट मेरी तरफ बढ़ाया, मगर मेरी नज़र उस कूड़ेदान पर थी जिसमें खून और रुई में सनी चीज़ों के साथ वो कीमती चीज़ भी फेंकी गई थी। जैसे ही डॉक्टर नर्सें कमरे से बाहर निकले, मैं सफाई के बहाने अंदर घुस गई।
दरवाज़ा हल्का सा बंद किया और कूड़ेदान की तरफ बढ़ी। हाथ कांप रहे थे, माथे पर पसीना। जिंदगी में कभी चोरी नहीं की थी, यह दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग रहा था। गले में उबकाई सा, पर उस अजनबी की आवाज़ कानों में, यह तुम्हें कुछ ही दिनों में करोड़ों तक पहुंचा देगा। मैंने उसके बताए निशान के मुताबिक वह चीज़ उठाई और छिपाए थैले में सरका दी। तभी दरवाज़ा खुला। एक जूनियर नर्स, अरे आरती, अभी तक साफ नहीं किया, जल्दी करो, दूसरा केस लाना है। मैं पकड़ी जाती दिखी। मैंने झट से थैला बाल्टी के नीचे सरकाया। जी, 5 मिनट में सब कर देती हूँ। उसके जाते ही जान में जान आई। शाम तक मैंने डरते डरते और 2 थैलियाँ जमा कर लीं। छुट्टी के वक्त मैंने उन्हें बड़े बैग में छुपाया और अस्पताल के पिछले गेट की तरफ निकल गई। वह गेट कम ही इस्तेमाल होता था। मैंने उसी नंबर पर कॉल की, मैं पिछले गेट पर हूँ, उधर से 5 मिनट में। ठीक 5 मिनट बाद वही काली गाड़ी अंधेरे से निकली। वह आदमी उतरा। मैंने बिना कुछ कहे थैलियाँ उसके हवाले कर दीं। उसने उन्हें पीछे फेंककर मेरी ओर नोटों की मोटी गड्डी बढ़ाई। यह आज की मेहनत। मेरी ज़िंदगी में एक साथ इतनी रकम, पहली बार 2000 के नोट, शायद 800 से ज़्यादा, मेरी पूरी महीने की तनख्वाह का 10 गुना। मैं दंग रह गई। वह मुस्कुराया, कहा था ना, ये कचरा नहीं सुना है। वह चला गया। मैं वहीं खड़ी गड्डी देखती रही, आंखें नम। डर, अपराध बोध, शर्म, सब पर लालच और राहत भारी पड़ गई। मुझे अपने भूखे बच्चे, बीमार माँ और उजला आने वाला कल दिख रहा था। मैंने ठान लिया, ये काम मैं रोज़ करूँगी। अस्पताल से घर तक का रास्ता जैसे हवा में कट गया। नोटों की गड्डी अब कागज़ के टुकड़े नहीं, उम्मीदें थीं, बच्चों के सपने, माँ की सेहत की गारंटी। डर और जुर्म का एहसास पीछे छूट गया। उसकी जगह एक नशे सी खुशी ने ले ली। पहली बार लगा मैं मजबूर नहीं, ताकतवर हूँ। घर जाने से पहले मैं उसी मेडिकल स्टोर पर गई जहाँ से माँ की दवाइयाँ उधार चलती थीं। भैया, माँ की शुगर और बीपी की दवाएं दे दीजिए। दुकानदार बोला, पहले पिछला 2000 चुकाइए, फिर दवा। मैं शांत रही, थैले से 2000 के नोट निकाले और काउंटर पर रख दिए। ये लीजिए और 2 महीने का स्टॉक पैक कर दीजिए। उसकी आंखें फैलीं, लहजा बदल गया। अभी देता हूँ जी, बैठिए। आज पहली बार पैसों की असली ताकत समझ आई। वहाँ से मैं फल सब्जी की दुकान गई, वे सारे फल खरीदे जिनकी तरफ बच्चे हसरत से देखते थे। फिर राशन, फिर बच्चों के नए कपड़े और चमकदार जूते। घर पहुँची तो दोनों हाथ थैलों से भरे थे। माँ देखो, बेटे ने नई शर्ट निकालकर खुशी से चीखा। बेटी ने नए जूते सीने से लगा लिए। उनके चेहरों की सच्ची खुशी देखकर लगा जैसे मैंने कोई पाप नहीं बल्कि पुण्य किया हो। माँ मुझे बाजू से पकड़कर कोने में ले गईं, चेहरे पर खुशी के साथ चिंता। आरती, ये सब कहाँ से आया? कहीं कर्ज तो नहीं लिया? हम गरीब हैं पर उधार में नहीं जीते। मैं तैयार थी अम्मा, अस्पताल से बोनस मिला है। कहाँ कि तुम और तुम्हारी माँ सालों से ईमानदारी से काम कर रहे हो, ये इनाम है। माँ को पूरा भरोसा तो नहीं हुआ पर चुप रहीं, भगवान भला करे, उन्होंने सिर सहलाते कहा। तभी विक्रम, जो शायद कोने में सो रहा था, शोर सुनकर उठा। नए सामान देखकर उसकी आंखों में लालच चमका। वाह, कहीं से माल हाथ लगा है। चलो अब मुझे भी कुछ खर्चे के पैसे दे दो, दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं। पहले मैं डरकर पैसे थमा देती थी, पर आज एक नई आरती थी, कोई पैसा नहीं मिलेगा। ये पैसे बच्चों के कपड़ों और माँ की दवाइयों के लिए हैं, तेरे नशे के लिए नहीं। वह झपटा हिम्मत कैसे हुई मुझे जवाब देने की? मैंने ठंडे स्वर में उसकी आंखों में आंखें डालकर 500 का नोट उछाल दिया। हिम्मत पैसों से आती है विक्रम। ये ले, अब पूरे दिन मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। वह घूरता रहा, फिर बड़बड़ाता हुआ निकल गया। आज मैंने सिर्फ पैसे नहीं कमाए, अपनी इज्जत और खुद पर भरोसा भी वापस पाया। उस दिन के बाद ये मेरा रोज़ का सिलसिला बन गया। मैं हर रोज़ अस्पताल जाती। अब मकसद सिर्फ सफाई नहीं, शिकार भी था। पहले दिन का डर अब आदत बन चुका था। मुझे पता था कब कमरे में जाना है, नर्सों की निगाह से कैसे बचना है और सफाई से काम कैसे करना है। अब वह कूड़ेदान मुझे गंदा नहीं लगता था, वह खजाने का बक्सा था। हर शाम पिछले गेट पर वही काली गाड़ी में थैला देती, वह गड्डी थमाता और हम बिना कुछ बोले अपनी अपनी राह। कुछ ही हफ्तों में घर का रंग ढंग बदल गया। टूटी चारपाई की जगह नए बिस्तर, रसोई भरी हुई, बच्चे अच्छे कपड़ों में। माँ की तबीयत भी कुछ संभली। मोहल्ले वाले नोटिस करने लगे, अरे आरती, आजकल बड़ी चमक रही है, लगता है लॉटरी लग गई, कोई मजाक करता। मैं मुस्कुरा देती, भगवान की दया है।
पर दौलत का नशा अजीब है ना, हो तो इज्जत कुचल देता है और आ जाए तो औकात भुला देता है। मैं भी बदलने लगी। झोपड़ी छोड़कर मोहल्ले के किनारे पक्के घर में किराए पर शिफ्ट हो गई। घर में फ्रिज, टीवी, ज़रूरत की हर चीज़, बच्चों के हाथों में महंगे खिलौने। मैं सफाई कर्मी से आरती जी बन गई। अक्सर नर्सों और स्टाफ के लिए खाने पीने का सामान ले जाती, कभी किसी की मदद भी। सब हैरान, पर कोई सीधे पूछने की हिम्मत न करता। एक वार्ड बॉय बोला, आरती जी, आप तो दिन ब दिन अमीर होती जा रही हैं, हमें भी जादू बताइए। मैंने हंसकर टाल दिया, मेहनत करो, भगवान फल देता है। अंदर ही अंदर डर बढ़ता गया। रात को ज़रा सी आहट पर नींद टूट जाती। अस्पताल में कोई घूर कर देख ले तो दिल बैठ जाता, लगता जैसे कोई पीछा कर रहा हो। दीवारों के भी कान हैं। लालच मुझे रोज़ आग में झोंकता, ज़मीर हर पल टुकता। एक दिन मैं लेबर रूम की सफाई कर रही थी कि तभी मैट्रन फर्नांडीज अचानक अंदर आ गईं। वे बेहद सख्त और उसूलों वाली थीं। उनके आते ही सब सिमट जाते। आरती, यह कूड़ेदान अभी तक भरा क्यों है? जानती हो इससे संक्रमण फैल सकता है। उस वक्त कूड़ेदान में मेरा सामान भी पड़ा था। मेरा खून जैसे जम गया। जी मैडम, उठाने ही लगी थी। दूसरी मरीज की हालत ख़राब थी तो उधर मदद में लग गई, मैंने घबराकर कहा। उन्होंने शक भरी नज़र से मुझे और फिर कूड़ेदान को देखा। आजकल तुम्हारा ध्यान काम पर कम और इधर उधर ज़्यादा है। याद रखना, ये अस्पताल है, तुम्हारा घर नहीं। यहाँ छोटी सी गलती भी किसी की जान ले सकती है। उनके जाते ही मैंने लंबी सांस ली। पैर कांप रहे थे। ये अब तक का सबसे बड़ा खतरा था, जिसने मुझे और संभल कर चलने को मजबूर कर दिया। मगर लालच कम न हुआ। घर में ताकत का समीकरण भी बदल चुका था। विक्रम अब मुझसे न झगड़ता, न हाथ उठाता। उसे मालूम था कि उसकी दारू अय्याशी मेरे पैसों पर चल रही है। वह गीदड़ की तरह आगे पीछे घूमता। आरती, आज दोस्तों के साथ पार्टी है, कुछ 1000 चाहिए। मैंने टीवी से नज़र हटाए बिना कहा, पार्टी किस खुशी में? तुमने कौन सा काम कर लिया? वह चापलूसी करने लगा। जानू, तुम जो कमाती हो वो मेरा ही तो है, थोड़ा हक बनता है। मैंने गुस्से में देखा, तुम्हारा कोई हक नहीं, ये मेरी मेहनत की कमाई है। फिर झगड़ा बेकार समझकर पर्स से कुछ नोट फेंक दिए और आगे से इस लहजे में बात मत करना। वह चुपचाप निकल गया। माँ मेरी इस बदली हालत से खुश नहीं थीं, अक्सर चिंता से देखतीं। एक रात जब बच्चे सो गए, वे पास आकर बैठी, बेटी सच सच बता, ये सब क्या चल रहा है? इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? बोनस वाली बात हजम नहीं होती। मुझे डर लगता है कि तू कहीं गलत राह पर तो नहीं। मैं उनकी आंखों में आंखें न मिला पाई। अम्मा, बेवजह परेशान मत हो, सब ठीक है। अपनी सेहत पर ध्यान दो। हमने बहुत गरीबी देखी है, अब अच्छे दिन आए हैं तो उनकी कदर करो। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। बुरे पैसों से आए अच्छे दिन कभी सुकून नहीं देते। तेरी आंखों में वह पुरानी मासूमियत नहीं दिखती, एक डर दिखता है। बता दे, इससे पहले कि देर हो जाए। मैं बिना जवाब अपने कमरे में चली गई। उनके आंसुओं ने भीतर तक चोट की, पर लौटने का रास्ता मुझे बंद दिखता था। मैं उस दलदल में गले तक धंस चुकी थी, जिससे निकलना मेरे बस में नहीं था। कुछ महीनों में मैं धनवान हो गई थी। किराए का घर छोड़कर छोटा सा अपना मकान खरीद लिया। झोपड़ी अब स्मृति भर रह गई, मगर काम छोड़ा नहीं, मेरा खजाना अस्पताल में था। मैं आज भी साधारण कपड़े पहनकर जाती ताकि शक न हो। सफाई करती और जैसे ही वह चीज़ दिखती बैग में छुपा लेती, शाम को काली गाड़ी वाले को थमा देती। वह मेरा मददगार भी था और सबसे बड़ा डर भी। महीनों में हमारे बीच काम के सिवा कोई बात नहीं हुई। एक शाम जब मैंने उसे थैले दिए और उसने पैसे, मैंने हिम्मत करके पूछा, साहब एक बात पूछूं? वह बोला, पूछो। आखिर आप इस कचरे का करते क्या हैं? यह इतना कीमती क्यों? वह कुछ पल चुप रहा, मुस्कुराया। तुम्हें पैसों से मतलब है या डिटेल से? ज़्यादा मत जानो, इतना समझ लो, ये माल दूसरे देश जाता है, वहाँ इसके अच्छे दाम मिलते हैं। पर क्यों? मैं फिर अड़ी। वह बोला, एक इंसान का कचरा, दूसरे का खजाना। शीशा ऊपर हुआ, गाड़ी निकल गई। उसका जवाब मेरे दिमाग में सवालों के ढेर छोड़ गया। अस्पताल में अब हालात बदल रहे थे। लोगों को अंदाज़ा होने लगा था कि मैं अचानक अमीर कैसे हुई। डॉक्टर नर्सें अक्सर रोके टोके पूछने लगतीं, सबसे ज़्यादा सिस्टर रश्मि, जिनकी निगाहें मुझे टटोलतीं। वह मुझे लेबर रूम के आसपास यूं ही घूमते पकड़ लेती। आरती, तेरी शिफ्ट तो सुबह ख़त्म हो जाती है, फिर इस वक्त यहाँ क्यों? वो बस निकलते हुए देख रही थी कि कोई काम तो नहीं।
मैंने डरते हुए कहा। उन्होंने तंज किया, काम तो तू आजकल बहुत कर रही है ऐसा कि तेरी झोपड़ी महल बन गई, कभी हमें भी दिखा देना। उनके लहजे में छुपा शक मेरे दिल में खतरे की घंटी था। मैंने बात बदली, जिसे भगवान देता है उसे छप्पर फाड़ कर देता है, गरीब पर भी कृपा हो जाए तो उसमें अजीब क्या। उन्होंने आंखें तरेरी। अजीब ये है आरती कि भगवान की कृपा सिर्फ लेबर रूम के कूड़ेदान पर ही क्यों बरस रही है। मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। क्या उन्हें कुछ पता चल गया? घर पहुंची तो माँ पूजा की चटाई पर थीं, आंखों से आंसू। हे भगवान, अगर मेरी बेटी गलत रास्ते पर चली गई है, अगर यह पैसा बुराई से आ रहा है तो इसे सद्बुद्धि दे या इसे इस दलदल से निकाल। उनके शब्द मेरे सीने में तीर की तरह ढंस गए। अम्मा, ये कैसी बातें? अपनी बेटी के लिए मैं चीखी। वह उठी, आंखों में ममता की जगह गुस्सा। हाँ, क्योंकि मैं किसी चोर और पापी की माँ नहीं बनना चाहती। सच बता, ये पैसा कहाँ से आता है, वरना मैं खुद अस्पताल जाकर पूछ लूँगी। मैं टूट गई, उनके पैरों में गिरकर रो पड़ी। माफ़ कर दो अम्मा। मजबूर थी, बच्चों को भूखा नहीं देख सकती थी, तुम्हें बिना दवा के तड़पते नहीं देख सकती थी। माँ ने सख्ती से कहा, मजबूरी इंसान से पाप नहीं करवाती, आरती लालच करवाता है। उन्होंने मुझे झटका देकर दूर कर दिया। तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। उस रात नींद नहीं आई। माँ की बातें, सिस्टर रश्मि की शक भरी नज़रें, उस अजनबी की बातें, सब हथौड़े की तरह दिमाग पर। मैंने ठान लिया, अगले दिन आखिरी बार यह काम करूँगी। फिर उस आदमी को साफ कह दूँगी, अब बस। अब तक इतना पैसा हो चुका था कि कोई छोटा मोटा काम शुरू हो सके। अगले दिन मैंने यूनिफॉर्म का लॉकर खोला तो जेब से एक मुड़ी हुई पर्ची गिरी। दिल धक धक कांपते हाथों से खोला। लिखा था, मैं जानती हूँ तू कूड़े से क्या निकालती है। मेरी सांस अटक गई। यह किसने लिखा? किसको मेरा राज पता? दिमाग दौड़ा, मैट्रन फर्नांडीज, कोई सफाई वाला, या सिस्टर रश्मि? हाँ, वही उनकी शक भरी नज़रें। मैंने पर्ची मुट्ठी में भींच ली, जेब में ठूंस दी और ऐसे बर्ताव किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं, पर अंदर से शरीर कांप रहा था। मैंने उस दिन लेबर रूम के पास जाने की हिम्मत न की। दूसरे वार्ड साफ करती रही, पर हर पल लगता कोई पीछे खड़ा है, कोई निगाह पीछा कर रही। अस्पताल की इमारत जेल जैसी लगने लगी। ड्यूटी खत्म होते ही कपड़े बदले और जल्दी से निकलने लगी। तय किया, आज उस काली गाड़ी वाले से नहीं मिलूंगी, कुछ दिन का ब्रेक। पिछला गलियारा पार कर रही थी जो हमेशा सुनसान रहता। तभी पीछे से आवाज़ आई, आरती, सिस्टर रश्मि की। मैं पलटी। वह गंभीर चेहरा ली खड़ी, रुको, बात करनी है। मेरा खून सूख गया जी सिस्टर, ड्यूटी खत्म, घर जाना है, बच्चे अकेले। वह बोली, ड्यूटी खत्म सही, पर तुम्हारा खास काम तो बाकी है ना? अब मैं समझ गई, बचना मुश्किल। मैं चुपचाप सिर झुकाए। वह बोली, कल तुम्हें अस्पताल के पीछे उस काली गाड़ी वाले से देखा था। कौन है वह जो सामने के गेट से नहीं आता? मेरी आंखों से आंसू फूट पड़े। मैं दीवार से टिककर बैठ गई। सिस्टर प्लीज़, किसी को मत बताइए, मैं बर्बाद हो जाऊंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। वह पास आकर बैठी, लहजे में सख्ती कम, जिज्ञासा ज़्यादा। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अगर तू सच सच बता दे, उन थैलियों में क्या है जिन्हें तू इतने छुपा कर ले जाती है? तू अचानक इतनी अमीर कैसे? मैं हिचकियों के बीच बोली, सिस्टर, जब आप लोग किसी औरत की डिलीवरी करते हो तो डिलीवरी के बाद जो झिल्ली यानी प्लेसेंटा कूड़े में फेंक देते हो, मैं वहीं चुरा कर बेचती हूँ। यह सुनते ही सिस्टर रश्मि के चेहरे पर घृणा और हैरानी छा गई। दिमाग ठिकाने हैं? वह तो गंदा फालतू हिस्सा होता है, उसे कौन खरीदेगा? मैंने धीमे कहा। मुझे नहीं पता सिस्टर। उस आदमी ने कहा, इसी से बड़ी बड़ी कंपनियां क्रीम और इंजेक्शन बनाती हैं। यही वे एंटी एजिंग चीज़ें जो अमीर औरतें झुर्रियाँ मिटाने के लिए लगाती हैं। अब उनके चेहरे पर सन्नाटा, आंखों में घिन, सदमा और अविश्वास। जो चीज़ वे रोज़ गंदगी समझकर फेंकती थीं, वही कहीं न कहीं लाखों का सोना थी, जो एक औरत के शरीर से निकलकर दूसरी के चेहरे की सुंदरता बढ़ाने में काम आती थी। राज खुल चुका था। मैं उनके कदमों में बैठी, फैसले का इंतज़ार कर रही। अब वह मैनेजमेंट को बुलाएंगी, पुलिस आएगी, सब खत्म। पर उनकी खामोशी गहरी होती गई। वह जैसे दीवार को घूर रही थीं, किसी गहरी सोच में डूबी। तो झुर्रियाँ मिटाती हैं? उन्होंने आखिर कहा, आवाज़ में गुस्सा नहीं, एक सूखी सी सिसक, और जैसे मन में यह गणित कि इससे लाखों मिलते हैं। मैं रोते हुए सिर हिलाती रही, जी सिस्टर, मैंने सब सच कह दिया है।
जो सज़ा देंगे मंजूर, बस मेरे बच्चों का ख्याल रखिएगा। उन्होंने मेरी विनती पर ध्यान दिए बिना पूछा, वह आदमी हर थैली के कितने देता है और दिन में कितना जमा कर लेती हो? यह सवाल मेरे लिए चौंकाने वाला सज़ा की जगह हिसाब। डर में मैंने सब बता दिया। वह हर थैली के 20 से 25 हज़ार दे देता है। जिस दिन केस ज़्यादा हो, लाख तक बन जाता है। एक दिन में लाख? उनके होठों से फुसफुसाहट निकली। अचानक उनके चेहरे पर वही लालच झलकने लगा जो कुछ महीने पहले मेरे भीतर था। उनकी निगाहें अपने हाथों पर टिक गईं, लकीरों और झुर्रियों पर। मुझे लगा उनके दिमाग में भी वही जंग चल रही है, ईमान और ज़रूरत की। एक लंबी खामोशी के बाद उन्होंने गहरी सांस ली और मेरी तरफ देखा। अब आंखों में न दया न गुस्सा, बस एक ठंडी कारोबारी चमक। उठो आरती, आंसू पोंछो, तुम्हें कोई सज़ा नहीं मिलेगी। मैं हैरान क्या मतलब? मतलब यह कि कल से यह काम तुम अकेली नहीं करोगी। मैं सन्न। सिस्टर रश्मि उठी, मेरा हाथ पकड़ा, रोना बंद। अब काम का वक्त। तुम बहुत बेवकूफ़ी से काम कर रही हो, कभी भी पकड़ी जा सकती थी। अब ऐसा नहीं होगा। जैसे ही केस ख़त्म होगा, थैली कूड़ेदान में नहीं जाएगी, मैं खुद उसे मेडिकल स्टोर रूम के उस कोने में रख दूंगी जहाँ कोई नहीं जाता। वहाँ वह सुरक्षित रहेगी। तुम्हें बार बार लेबर रूम के बाहर मंडराने की ज़रूरत नहीं। छुट्टी के वक्त तुम स्टोर रूम से थैला उठाकर बाहर जाकर उस आदमी को दे दोगी, समझी? मैं जड़ हो गई। जिससे मैं सबसे ज़्यादा डरती थी, वही अब मुझे गलत काम सुरक्षित तरीके से सिखा रही थी। उन्होंने अपनी शर्त भी रख दी, जो पैसा आएगा उसका 30% मेरा। धीरे धीरे मुझे समझ आ गया, यह दया नहीं, साझेदारी थी। उन्होंने मेरी मजबूरी और डर को अपनी तरक्की का जरिया बना लिया था। मैंने धीरे से कहा, सिस्टर रश्मि, यह तो जुर्म है। वह कटु हंसी हंसी, जब तू अकेले लाखों कमा रही थी तब जुर्म नहीं था। अस्पताल वाले इन थैलियों को जला देते हैं। अगर यह किसी के काम आकर हमें कुछ पैसा दे रही है तो क्या बुरा है? हम किसी का हक नहीं छीन रहे, बस अपना हिस्सा ले रहे हैं। मेरे पास मना करने का रास्ता नहीं था। मना करती तो वह 1 मिनट में मैनेजमेंट को बता देती। मैंने एक शिकारी से बचने के लिए दूसरे, ज़्यादा खतरनाक शिकारी के आगे हथियार डाल दिए। ठीक है सिस्टर, मंजूर है। उन्होंने मेरे कंधे पर थपकी दी। अब घर जाओ, फिक्र मत करो, कल से हमारा नया काम शुरू। उस दिन जब मैं अस्पताल से निकली, मैं अकेली नहीं थी मेरे साथ। अब उस गलत काम में एक और शामिल हो चुकी थी, एक पढ़ी लिखी सीनियर नर्स। हमारा यह नापाक साथ किस मंजिल तक जाएगा मुझे नहीं मालूम था, पर इतना तय था, खतरा और कमाई दोनों दोगुने हो गए थे। सिस्टर रश्मि की पहुंच और अस्पताल के सिस्टम की उनकी गहरी समझ की वजह से हमारा काम अब कहीं ज़्यादा साफ सुथरा और कम जोखिम वाला दिखने लगा। उन्हें पता था कौन सा कॉरिडोर किस वक्त खाली रहता है, किस डॉक्टर की ड्यूटी कब बदलती है, किस स्टोर रूम की चाबी कहाँ टंगी मिलती है। अब मुझे सारा दिन लेबर रूम के बाहर मंडराने की ज़रूरत नहीं रहती। केस खत्म होते ही थैलियाँ कूड़ेदान तक पहुँचने से पहले ही रश्मि उन्हें मेडिकल स्टोर रूम के एक अनदेखे कोने में सरका देती और मैं छुट्टी के वक्त उन्हें उठाकर पिछले गेट तक ले जाती। पैसा पानी की तरह बहने लगा। जहाँ पहले मैं रोज़ 500 रुपये की मामूली तनख्वाह पर गुजारा करती थी, अब यह रकम 1 से 1500 तक पहुँचने लगी, क्योंकि सिस्टर रश्मि अपनी पहुँच से दूसरे ऑपरेशन थिएटरों से भी कीमती सामान बाहर निकालने का रास्ता निकालने लगी थीं। हमने तय किया कि कुल रकम का 40% अब सिस्टर रश्मि का होगा और 60% मेरा, क्योंकि बाहर वाले आदमी से संपर्क, सौदा और सबसे बड़ा जोखिम अभी भी मेरा ही था। दौलत का असर दिखने लगा। मैंने एक छोटी सी गाड़ी ले ली। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। माँ का इलाज बड़े डॉक्टर से कराने लगी। उधर सिस्टर रश्मि ने अपनी पुरानी 2 व्हीलर बेचकर छोटी कार ले ली। अब उनके कपड़ों में ब्रांडेड चमक दिखती। यह अचानक बदलाव अस्पताल के स्टाफ की नज़रों से छिपा नहीं रहा। लोग पीठ पीछे बातें करने लगे। हमारे बीच न दोस्ती बची, न औपचारिकताएं, बस कारोबार। ड्यूटी के समय मिलते, हिसाब करते, अगला प्लान बनाते। लालच हम दोनों पर हावी था। एक दिन रश्मि ने कहा, आरती, वह आदमी हमें बहुत कम देता है। यह माल बाहर लाखों में जाता होगा और हमें बस हज़ारों। हमें नया खरीदार खोजना चाहिए। मैंने तुरंत मना किया, यह खतरनाक होगा। जितना मिल रहा है कम नहीं, ज़्यादा लालच नुकसान देगा। वह झुंझला गई। तू हमेशा डरती ही रहती है, इसीलिए सारी ज़िंदगी ऐसे ही। पैसा कमाने के लिए हिम्मत चाहिए।
मैं चुप रही, दिल में डर की घंटियां बजने लगीं। तभी मैनेजमेंट ने सुरक्षा खड़ी करने का फैसला किया। हर कॉरिडोर, खासकर स्टोर रूम्स और पिछले गेट पर नए सीसीटीवी कैमरे लग गए। ये खबर हमारे लिए बम की तरह थी। मैंने घबराकर कहा, सिस्टर, अब हमें काम तुरंत बंद कर देना चाहिए। कैमरे हमें पकड़वा देंगे। हमारे पास इतना हो चुका है कि इज्जत से जी सकें। रश्मि ने तिरस्कार से देखा, पागल मत बन। पैसा कभी काफ़ी नहीं होता। कैमरों के भी ब्लाइंड स्पॉट होते हैं, मैं जानती हूँ, चिंता मत कर। पर मुझे समझ आ रहा था जाल तंग हो रहा है। ये ऊपर से आई चेतावनी थी जिसे रश्मि लालच में सुन ही नहीं रही थी। उसी हफ्ते डिलीवरी के केस बहुत ज़्यादा थे, माल भी ढेर जमा हो गया। रश्मि, जो आम तौर पर सावधानी की मूर्ति थी, उस दिन जल्दबाजी और लालच में बड़ी गलती कर बैठी। अलग अलग थैलियों में रखने के बजाय सब कुछ एक बड़े मेडिकल वेस्ट बैग में ठूंस दिया कि काम जल्दी निपट जाए। जब वे स्टोर रूम से वह बाहरी बैग लेकर निकली तो एक जूनियर नर्स से आमना सामना हो गया। वह नमस्ते करके आगे बढ़ गई, लेकिन उसके मन में सवाल उठ गया, सिस्टर रश्मि अकेले इतना बड़ा बैग क्यों ले जा रही हैं? उस शाम मैं हमेशा की तरह पिछले गेट पर काली गाड़ी के पास पहुंची तो वह आदमी असामान्य रूप से घबराया लगा। जल्दी करो, यहाँ सिक्योरिटी बहुत सख्त हो गई है, हर जगह कैमरे। मुझे लगता है ये हमारी आखिरी डील हो सकती है। उसने पैसे थमाए और फुर्र से निकल गया। आखिरी डील, उसके शब्द दिल में उतर गए। मेरा मन कह रहा था, इस बार सचमुच खेल खत्म होने वाला है। इधर जूनियर नर्स ने मैट्रन फर्नांडीज को सब बता दिया। मैट्रन पहले से ही हमारे अचानक आए ऐशो आराम और इधर उधर के आने जाने पर शक पाल चुकी थीं। उन्होंने मैनेजमेंट से पिछले दिनों की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई। छोटे से स्क्रीन पर हमारा सुरक्षित सिस्टम खुली किताब बन गया। फुटेज में साफ दिख रहा था कि डिलीवरी के बाद सिस्टर रश्मि लेबर रूम से सीधे स्टोर रूम जाती हैं, फिर थोड़ी देर बाद एक बड़ा बैग लेकर निकलती हैं। कुछ घंटों बाद मैं उसी स्टोर रूम में जाती हूँ और वही बैग उठाकर पिछली गेट से बाहर निकलती हूँ। यह क्रम कई दिनों तक दोहराया जा रहा था, हर एंगल से, हर कैमरे में। अगले दिन जब मैं रोज़ की तरह बैग लेकर पिछले गेट की तरफ बढ़ी, मेरे मन में डूब डूब सी होती रही। जैसे ही मैंने गेट से बाहर कदम रखा, अस्पताल के 2 सिक्योरिटी गार्ड और मैट्रन फर्नांडीज ने मुझे घेर लिया। मैट्रन की ठंडी कड़ी आवाज़ आ रही, इस बैग में क्या है? पल भर को दुनिया घूम गई। मेरे हाथ से बैग छूटकर गिर पड़ा। अंदर की खून सनी थैलियाँ फिसलकर बाहर आ गईं। गार्ड ने घृणा से मुंह फेर लिया। मैं समझ गई, खेल खत्म। मैं वहीं ज़मीन पर ढह गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे सिक्योरिटी रूम के पास कुर्सी पर बिठा दिया गया। हाथ पैर सुन्न, आंखें धुंधली। मैट्रन फर्नांडीज ने बैग की थैलियाँ फ़ोटो की तरह खुलवा कर देखीं। चेहरा निर्विकार मगर आंखों में लपटे। आरती, सच बताओ, उन्होंने धीरे लेकिन ठंडे स्वर में कहा। मेरी हिचकियाँ थम नहीं रही थीं। शब्द टूट टूट कर निकलते, गलती हो गई मैडम, बस एक मौका। मैट्रन ने किसी से फ़ोन पर कहा, सिस्टर रश्मि को डायरेक्टर के दफ्तर में तुरंत भेजो। रश्मि आई, पहले पहल सब कुछ नकारने की कोशिश। मैम, मुझे कुछ नहीं मालूम, यह सब आरती। पर जैसे ही स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चलाया गया, लेबर रूम, स्टोर रूम, बड़ा बैग, पिछला गेट, हर एंगल से उनकी झूठ की दीवार दरक गई। उनकी आवाज़ ऊंची हुई, फिर टूट गई। कुर्सी पकड़कर बैठ गई। अस्पताल प्रशासन ने पुलिस बुला ली। एफआईआर दर्ज हुई। कुछ ही घंटों में खबर मीडिया में लीक हो गई। दिल्ली के बड़े अस्पताल में प्लेसेंटा तस्करी कांड, अखबारों की सुर्खियां, चैनलों पर डिबेट, सोशल मीडिया पर उबाल। अस्पताल की साख को बड़ा झटका लगा। और वह काली गाड़ी वाला, जैसे खतरे की आहट पाते ही हवा हो गया। फ़ोन बंद, नंबर नॉट रीचेबल, कोई सुराग नहीं। इस पूरे खेल में अकेला वही बच निकला जैसे था ही नहीं। मुकदमा शुरू हुआ। कई तारीखें, कई गवाहियाँ, ढेरों कागजात, नियम कानून। सीनियर होने, सिस्टम का विश्वास तोड़ने और अपने पेशे को दागदार करने के आधार पर रश्मि को कड़ी सज़ा मिली। मुझे निम्न स्टाफ और परिस्थिति जन्य दबाव में सम्मिलित होने के कारण उनके मुकाबले कम सज़ा, लेकिन जेल तो जेल है। लोहे की सलाखें सबके लिए एक सी सख्त होती हैं। जितना भी कमाया था, घर, गाड़ी, कीमती सामान, सब जब्त या बिक गया। परिवार फिर उसी झोपड़ी में लौट आया, इस बार गरीबी के साथ बदनामी की काली मुहर भी। माँ सदमे और चिंता से और बीमार पड़ गईं। बच्चे गली मोहल्ले के तानों का शिकार। चोर की औलाद, उनके मासूम चेहरों पर उदासी स्थायी हो गई। जेल की तंग कोठरी, नम दीवारें, लोहे की खटिया समय जैसे रेंगता था।
रातों में ऊंची दीवारों और बुर्जों की परछाइयाँ लंबी होती और भीतर के खालीपन को और गहरा कर जाती। मैं अपने के पर शर्मिंदा थी, मानती थी चोरी की, गुनाह किया, लालच में अंधी हुई। यह सज़ा वाजिब थी। लेकिन जैसे ही बच्चों के चेहरे याद आते, पहली बार नए कपड़े पहनकर स्कूल जाते हुए उनकी चमकती आंखें, माँ का सुकून भरा चेहरा, जब दवाइयाँ समय पर मिलती थीं, मन में हूक उठती। क्या मेरी शुरुआत लालच से हुई थी या मजबूरी और मोहब्बत ने मुझे धकेला था? क्या सचमुच कोई दूसरा रास्ता नहीं था? क्या मैंने जल्दी हार मान ली? एक शाम जेल के पुस्तकालय में पुस्तकों की धूल झाड़ते हुए मुझे एक पुरानी डायरी मिली, किसी पूर्व महिला कैदी की। पन्ने पीले, किनारे घिसे, पर शब्द गहरे। वह भी मेरी तरह गलत राह पर गई थी, लालच और जल्दबाजी में। पर उसने लिखा, जेल में आकर उसने खुद को बदल डाला, पढ़ाई की, हुनर सीखा, बाहर निकलकर ईमानदारी की नई जिंदगी शुरू की। एक पंक्ति ने जैसे भीतर आग जला दी। गुनाह करना एक गलती हो सकती है, पर उस गलती से सीख ना लेना एक और बड़ा गुनाह है। मैंने ठान लिया, सज़ा काट कर बाहर निकल भी जाऊंगी तो मन नहीं बदला तो फिर वही दलदल। मैंने जेल में चल रहे शिक्षा कार्यक्रमों में नाम लिखाया, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, बुनियादी कंप्यूटर, यहाँ तक कि काउंसलिंग और मेडिटेशन की कक्षाएं भी। धीरे धीरे एक नया भरोसा मन में अंकुर की तरह फूटने लगा, धीमा पर सच्चा। रश्मि से जेल में कभी आमना सामना नहीं हुआ, बस इतना सुना कि उनका सारा घमंड पिघल चुका है। मेरे मन में उनके लिए अब बैर नहीं था, लड़ाई अब केवल अपने आप से थी, अपने अतीत और अपने चुनावों से। साल बीते। जब मेरी रिहाई की तारीख आई और जेल का भारी फाटक खुला, बाहर की दुनिया पहले से ज़्यादा कठोर लगी। शहर की धूप बदन पर पड़ी, पर मन पर लोगों की निगाहों की सर्द छाया थी। हर नज़र मुझे कसौटी पर तौलती, हर बातचीत में अनकहा तंज। काम मांगो तो संदिग्ध अतीत सामने आ खड़ा होता, हाथों की लकीरों पर कैदी का दाग जैसे उभर आता। झोपड़ी के बाहर जब मैं पहुंची, माँ ने मुझे देखकर कांपते हुए गले लगाया और रो पड़ी। अब तू वापस आ गई आरती, बस यही ज़रूरी था। उनकी आवाज़ में सालों का दर्द और उतना ही गहरा प्यार। मेरे बच्चों की आंखों में शरारत की जगह संकोच था, पर कहीं गहराई में उम्मीद भी। मैंने समय गंवाए बिना सिलाई कढ़ाई का छोटा काम शुरू कर दिया। मोहल्ले की औरतों के ब्लाउज सलवार, पड़ोस की दुकान के पर्दे, बच्चों की यूनिफॉर्म की फिटिंग। कमाई कम, पर उस कमाई से रातों की नींद मीठी होती, डर और अपराध बोध के बिना। एक दिन मेरा छोटा बेटा बोला, माँ, अब हम इतने गरीब क्यों हैं? पहले तो हमारे पास बहुत कुछ था। मैंने उसे पास बिठाया, उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, पहले जो कुछ था उसकी बुनियाद कमज़ोर थी। रेत का महल था, एक झटके में ढह गया। आज जो थोड़ा बहुत है वह सच्चाई की ज़मीन पर बना है। हराम की दौलत आंखों को तो चौंधिया देती है, पर दिल को सुकून नहीं देती। वह सहूलियत तो देती है, इज्जत नहीं, और इज्जत ही सबसे बड़ी दौलत है। उसकी आंखों में समझ की हल्की रोशनी तैर गई और मुझे लगा जैसे मेरे भीतर की कोई बड़ी सज़ा आज पूरी हुई। धीरे धीरे मोहल्ले में भी लोगों के लहजों का ताप कम होने लगा, जब उन्हें दिखा कि मैं सचमुच बदल चुकी हूँ। ईमानदारी से छोटे छोटे काम कर रही हूँ, बच्चों की पढ़ाई पर जितना हो सके उतना ध्यान दे रही हूँ। मुझे अब कभी कभी अस्पतालों में सफाई की अस्थायी ड्यूटी मिल जाती। मैं जाती, गरिमा से काम करती और समय पर लौट आती। खजाने का वह पुराना रास्ता अब मेरे लिए सिर्फ एक सबक था, मेरी ज़िंदगी की किताब में दर्ज एक काली पर ज़रूरी स्याही की तरह। समय बीतने लगा, मामूली सी कमाई मगर मन का भार हल्का। मैंने सिलाई कढ़ाई के छोटे छोटे ऑर्डर बढ़ा लिए। धीरे धीरे एक छोटी सी मशीन और ली। पड़ोस की औरतों को भी काम सिखाने लगी। माँ की दवाइयों का खर्च अब मेरे ईमानदार हाथों की कमाई से चलता। वे अक्सर कहती, कम है पर कमाई सच्ची है, इसमें बरकत होगी। बच्चों के स्कूल की फीस समय पर जाती। वे अब अपने सहपाठियों के सामने आंख झुकाकर नहीं, आंख मिलाकर बात करते। घर में अब ब्रांडेड चीज़ें नहीं थीं, पर शांति थी, सुकून था और रातों की नींद मीठी थी। कभी कभी आईना देखती तो उस आरती को पहचानती जो एक वक्त कूड़े में सोना ढूंढ रही थी। अब वही आरती कतरों कतरों में उम्मीद सीती थी, धागा धागा जोड़कर एक नई जिंदगी बुन रही थी। एक आध बार अस्पताल में अस्थायी सफाई का काम भी मिल जाता। मैं जाती, इज्जत से काम करती, समय पर लौट आती।
लेबर रूम की दहलीज पर कदम रखते ही दिल में एक चुभन सी उठती, पर उसी पल अपने आप से कहती, गलती को दोहराना नहीं, उससे सीखना है। वही जगह मेरे लिए अब सबक का नाम थी, शॉर्टकट का नहीं। अक्सर मैं अपने अतीत से सवाल करती, क्या कोई और रास्ता नहीं था? क्या मैंने हार मान ली थी? जवाब हर बार एक जैसा आता रास्ते होते हैं, पर उन्हें देखने के लिए धैर्य और मदद मांगने की हिम्मत चाहिए। अगर तब मैंने किसी विश्वसनीय महिला समूह, किसी एनजीओ या सरकारी सहायता योजना का दरवाज़ा खटखटाया होता तो शायद हालात अलग होते। मजबूरी बड़ी थी, पर मेरा चुनाव गलत था। यही सच्चाई मैंने स्वीकार की और यही स्वीकारोक्ति मेरे बदलने की शुरुआत बनी। माँ अब और बूढ़ी हो चली थीं, पर मेरी हर छोटी प्रगति पर उनकी आंखें खिल उठतीं। इंसान की सबसे बड़ी पूंजी उसकी इज्जत है। वे बार बार दोहराती, पैसा आता जाता है, पर सम्मान गया तो सब गया। उनके इस वाक्य ने मुझे भीतर से सीधा खड़ा रखा। मैंने बच्चों से भी यही कहा, किसी के हक का एक पैसा नहीं, पर अपने हक का एक पैसा भी छोड़े बिना मेहनत करना। कभी कभार पुराने मोहल्ले वाले जो पहले ताने कसते थे, अब मेरे दरवाजे पर सिलाई का काम देते और जाते वक्त कहते, बहन बढ़िया काम है। सम्मान का यह छोटा सा शब्द मेरे लिए सोने से ज़्यादा कीमती था। वही शब्द मेरे बच्चों के कानों तक पहुंचते और उनके मन में अपनी माँ के लिए गर्व उगता। मुझे लगता जैसे मेरी सज़ा सच में पूरी होने लगी है, क्योंकि मैंने अपना नज़रिया बदल लिया था। और हाँ, उस काली गाड़ी वाले के बारे में कोई खबर कभी नहीं मिली। वह इस कहानी का सबसे चालाक किरदार निकला, खतरे की गंध पाते ही गायब। यह भी एक सबक रहा, गलत धंधे में साझेदार कभी साथी नहीं होते, वे सिर्फ अपने बच निकलने के रास्ते ढूंढते हैं। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है, हराम की दौलत थोड़ी देर के लिए आंखें चकाचौंध कर सकती है, कुछ सुविधाएं दे सकती है, पर वह दिल से चैन छीन लेती है, घर से भरोसा और माथे से इज्जत। सच्ची खुशी और स्थायी सफलता का रास्ता वही पुराना है, ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई। शॉर्टकट्स जल्दी मंजिल दिखाते हैं, पर अक्सर खाई में ले जाते हैं। मेरी कहानी त्रासदी से भले गुजरी हो, पर उसमें एक उजला बीज है गलती से सीखने का। अगर आप कभी ऐसे मोड़ पर खड़े हों जहां मजबूरी आपको गलत राह की ओर धकेल रही हो, तो एक पल रुको, सांस लो, मदद मांगो, कानूनी और सही विकल्प ढूंढो। याद रखो, जिस खुशी की बुनियाद झूठ और चोरी पर रखी जाए, वह पहली ही आंधी में ढह जाती है। और जो जिंदगी सच की ज़मीन पर खड़ी हो, भले छोटी हो, वह तूफान में भी टिक जाती है। तो दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति आपका चरित्र और आपका सम्मान है, बाकी सब उसके आगे छोटा है। यह पूरी कथा काल्पनिक है, इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन, जागरूकता और सस्पेंस प्रस्तुत करना है। अब आप बताइए, यह कहानी आपको कैसी लगी? कौन से हिस्से ने आपको सबसे ज़्यादा छुआ? कमेंट करके लिखें। और ऐसी ही कहानियाँ पढ़ने सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस कहानी को लाइक व शेयर कीजिए। साथ ही आप ये कहानी किस शहर से सुन रहे हैं, कमेंट में अपना शहर भी ज़रूर बताइए। धन्यवाद।